नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर, आपके लिए एक नया यूट्यूब वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम बीएससी फाइनल ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स बुक की पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्सेज के बारे में बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक करंट सोर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और सेकंड है वो वोल्टेज सोर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोनों एक आइडियल हो सकता है या रियल हो सकता है, दोनों ही दो प्रकार के होते हैं। ये मैं पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ। नोट्स की पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिए। एग्जाम्पल विशेष रूप से याद रखने हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल जेनर डायोड है और आइडियल करंट सोर्स का जो एग्जांपल है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स है। वो क्या है, आपका करंट का आइडियल करंट सोर्स का एग्जांपल है। आज हम नया पॉइंट पढ़ेंगे। एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने आपको, दो न्यूमेरिकल भी बताए थे कि जो करंट सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है और वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने सीख लिया होगा। अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो है अपना आज का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सम फंडामेंटल कंसेप्ट, यानी जो सर्किट होगा उस सर्किट से जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं वो अपने पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु अपने लेके आते हैं नेटवर्क। भी नेटवर्क क्या चीज़ होती है? तो कोई भी सर्किट हो, उस सर्किट में किस पावर सोर्सेज होगा, हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं। कोई सर्किट है उसमें पावर सोर्सेज और उसके अलावा सर्किट एलिमेंट के रूप में क्या हो सकते हैं? रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्शन या इंडक्टर हो सकता है, डायोड हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, ट्रायोड हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है। यानी कुछ भी सर्किट एलिमेंट हो सकता है, या तो पावर सोर्स हो या फिर क्या हो, आपका कोई सर्किट एलिमेंट हो। तो उनसे जो बना जो सर्किट होता है उस सर्किट को अपने क्या नाम देते हैं? उस सर्किट को अपने नाम देते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या चीज़ होती है? तो नेटवर्क आपका कॉम्बिनेशन है किसका? पावर सोर्सेज का और सर्किट एलिमेंट का। क्या है? एक कॉम्बिनेशन है पावर सोर्सेज एंड सर्किट एलिमेंट का। ठीक है। अब देखिए नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। एक एक्टिव होगा, एक पैसिव होगा। कितने टाइप के होंगे? एक एक्टिव और सेकंड कौन सा होगा? पैसिव। यानी एक सक्रिय आपका जाल और एक निष्क्रिय जाल। तो एक्टिव जो नेटवर्क होता है वो एक्टिव नेटवर्क कब रहेगा? जब उसमें पावर सोर्सेज यूज किया जाएगा। अगर पावर सोर्सेज यूज नहीं किया जा रहा है इसका मतलब वो पैसिव नेटवर्क आपका कहलाएगा। तो नेटवर्क आर टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। किसके कारण है? पावर सोर्सेज के कारण। अगर पावर सोर्सेज उपस्थित है तो आपका कौन सा है? एक्टिव है। अगर पावर सोर्सेज उपस्थित नहीं है तो वो क्या है? पैसिव आपका है। अब देखिए अगला पॉइंट, आपके नेटवर्क आपके समझ में आ गया होगा कि एक कॉम्बिनेशन है किस किस का? पावर सोर्सेज और जो आपके जो सर्किट एलिमेंट है उनका कॉम्बिनेशन है। अब अगला पढ़ते हैं ब्रांच। क्या चीज़ पढ़ते हैं? ब्रांच क्या चीज़ होती है? ब्रांच का मतलब शाखा। जैसे एक पेड़ पे शाखाएं होती हैं उसी प्रकार नेटवर्क में भी क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं। अब आप सोचते हैं कि पेड़ की शाखाएं और जो नेटवर्क की शाखाएं उनमें क्या अंतर होता है? तो ये शाखाएं जुड़ी भी होती हैं, ब्रांच होती हैं वो जुड़ी, जबकि पेड़ की शाखाएं जुड़ी भी नहीं होती। तो सेम मत कर लेना कि एक ही होती हैं, उसी टाइप का होता है। हाँ जी, देखिए क्या है कंसेप्ट। देखिए अगर कोई भी नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क है, उस नेटवर्क का कोई भी पार्ट हो, उस पार्ट में जहाँ पर करंट कांस्टेंट रहे, यानी करंट यानी धारा का मान नियत रहे, वो जो भाग होता है उस भाग को किस नाम से जानते हैं? ब्रांच के नाम से जानते हैं। यानी नेटवर्क का वो भाग जिसमें करंट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क इन विच करंट इज कांस्टेंट आर कॉल्ड ब्रांच। अब
ब्रांच होती है उसके क्या कितने टर्मिनल होंगे, 2 टर्मिनल होंगे। कितने टर्मिनल होंगे, 2 टर्मिनल होंगे। तो ब्रांच बेसिकली नेटवर्क का एक पार्ट है जहाँ पर क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, आपकी करंट कांस्टेंट रहती है। आगे मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा, एक डायग्राम बना के नेटवर्क का, उस नेटवर्क में अलग अलग पार्ट भी आपको, जैसे ब्रांच क्या चीज़ होती है, नेटवर्क क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपको एक डायग्राम से भी बताऊँगा एक बार बेसिक डेफिनेशन। अब आता है नोड, जिसको हिंदी में कहें संधि। नोड क्या होता है? A node is the two point of connection between two and more branches, यानी ब्रांच को कनेक्शन करने वाला जो बिंदु होता है उसको क्या नाम देते हैं, नोड नाम देते हैं। यानी ब्रांचों को कनेक्ट करने वाले बिंदुओं को क्या कहते हैं। यानी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 ब्रांच हो सकते हैं, 5 ब्रांच हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है एक हो, 1 and more than 2 and more than 2 हो सकती हैं। ठीक है, तो नोड जहाँ पे ब्रांचें आके मिलती हैं उनको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब आता है अगला पॉइंट आपके, ये बार बार डिस्प्ले की जा रही है स्क्रीन से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लूप, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, लूप। लूप क्या चीज़ है, क्लोज जो सर्किट होता है वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। एनी क्लोज सर्किट इन इलेक्ट्रिक सर्किट आर क्लोज लूप कॉल्ड लूप, क्या कहलाएगा, मतलब लूप कहलाएगा। लूप के लिए आप क्या डेफिनेशन देंगे कि शाखाओं से घिरा हुआ बंद परिपथ हो, उसको क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। क्या नाम देंगे, लूप नाम देंगे। अब अगली डेफिनेशन देखिए, ये यहाँ पे शब्द हट गया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मेश, सिंपलेस्ट जो क्लोज लूप होता है, सिंपलेस्ट यानी सबसे सरल जो लूप होता है, उस सरल लूप को किस नाम से जानते हैं आप, मैश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैश के नाम से जानते हैं। अब बात आती है अगली, इम्पीडेंस क्या चीज़ होती है। तो इम्पीडेंस एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है, रेजिस्टर। अगर नॉर्मल शब्दों में कहें तो एसी के मार्ग में जो रुकावट होती है उसको इम्पीडेंस कहा जाता है। एसी के मार्ग में जो रुकावट है वो इम्पीडेंस कहा जाता है। अगर डीसी के मार्ग में रुकावट है तो वही इम्पीडेंस आपका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। अब देखिए, तो इम्पीडेंस कितने टाइप के होते हैं, लेटरल हो सकते हैं, बायलैटरल हो सकते हैं, या लीनियरली कह सकते हैं, या बायलैटरल आपके हो सकते हैं। ये ध्यानपूर्वक समझने वाली चीज़ें हैं आपके। लेटरल इम्पीडेंस कौन से होते हैं, लेटरल इम्पीडेंस कौन से होते हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेटरल इम्पीडेंस कौन से होते हैं आपके। तो लेटरल इम्पीडेंस वो होते हैं जिनमें अगर आप वी एंड आई का करेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचें, यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएं या जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएं, वैसे वैसे आपके इम्पीडेंस के जो टर्मिनल हैं उन टर्मिनलों पे क्या चीज़ आपकी वोल्टेज भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। यानी जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ किस टाइप का आएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यानी वी एंड आई का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ क्या आएगा, इस प्रकार से आएगा। यानी ओम के नियम का क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी वी एंड आई। अब अपने ओम का नियम नहीं कह सकते क्योंकि ओम का नियम प्रतिरोध के रिस्पेक्ट में दिया गया। तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स करो होगा वो क्या होगा, एक सीधी रेखा होगा। तो ऐसे जो युक्तियाँ हैं उनको क्या नाम देते हैं, लेटरल इम्पीडेंस नाम देते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो लेटरल के रूप में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, रेजिस्टेंस का देख सकते हैं, इंडक्टेशन का देख सकते हैं, प्रेरकता सॉरी, और कैपेसिटर का देख सकते हैं। कैपेसिटर में भी वी एंड आई का कर्व आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये लेटरल आपका इम्पीडेंस हो जाए। अब अगर आप डायोड का कर्व देखें तो डायोड का कर्व लेटरल में आएगा या नहीं आएगा। देखिए डायोड का कर्व अगर आप देखेंगे तो डायोड का कर्व फॉरवर्ड वाइस में इस प्रकार से आता है। तो ये वी एंड ये आई है, तो ये आपका क्या नहीं है, फॉरवर्ड वाइस में अगर आपने खींचा तो ये लेटरल नहीं है, क्योंकि वी एंड आई के बीच में जो कर्व है वो लीनियरली मूव नहीं कर रहा है। आपका जैसे जैसे करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे वोल्टेज का मान आपके अलग रूप में बढ़ रहा है। सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी, दोबारा देखिए इसको। इस एक्स पे वी लिया जाता है और इस पे आई लिया जाता है, और ये मिली एम्पियर में करंट ली जाती है, और ये जो ग्राफ होता है ये यूँ जाए, ठीक है। और रिवर्स बायस में आपका यूँ होके यूँ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने जेनर डायोड में जो कहा था जेनर वोल्ट था, जेनर भंजन कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़
तो ये डायोड का एग्जांपल लेटरल इम्पीडेंस में नहीं आएगा, ट्रांजिस्टर का भी नहीं आएगा। ट्रांजिस्टर में जितने भी कर्व खींचे जाते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आपके लीनियरली नहीं होते, लेटरल नहीं होते। अब बायलैटरल इम्पीडेंस क्या होते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। बायलैटरल इम्पीडेंस क्या होते हैं, यहाँ मैंने कुछ डायग्राम बना रखे हैं, रेजिस्टेंस का बना रखा है, इसमें मैंने करंट की डायरेक्शन दिखाई है। अगर आप इस दिशा में फॉलो करते हैं या आप इस दिशा में फॉलो करते हैं करंट को, तो क्या आर का मान चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो अगर धारा की डायरेक्शन यानी करंट की अगर डायरेक्शन चेंज करने पर जो इम्पीडेंस का मान अगर ना बदले, तो उस प्रकार की जो युक्तियां हैं उनको क्या नाम देते हैं, बायलैटरल इम्पीडेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टेंस है, ये सब क्या होते हैं, बायलैटरल भी होते हैं, लेटरल भी होते हैं और बायलैटरल भी होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, वैक्यूम ट्यूब्स, ये एग्जांपल ध्यान में रखना, ये बायलैटरल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? डायोड का एग्जांपल आपका पढ़ा हुआ है। डायोड में आपने अभी मैंने ग्राफ जो खींचा वो ग्राफ देखिए, आपका ग्राफ आया, ये आपका आई एंड ये वी इस एक्स पे। तो आपने अगर डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड वाइस में अगर की तो ग्राफ इस प्रकार का आता है। अगर आप रिवर्स वाइस में करें तो भी ग्राफ इसी प्रकार का आना चाहिए, परंतु इस प्रकार का नहीं आता है, इस प्रकार से आएगा आपका ग्राफ। इसका मतलब अगर धारा की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, डायोड वैसा व्यवहार नहीं करेगा जो पहले कर रहा था, इसका मतलब वो बायलैटरल नहीं है। तो बायलैटरल इम्पीडेंस वो होते हैं जिसमें धारा की डायरेक्शन बदल दें अगर, तो क्या ना हो, उसकी वैल्यूज हैं वो चेंज ना हो, यानी वी आई करेक्टरिस्टिक्स आपका सेम रह जाए, पहले जैसा है वैसा ही आए। तो उस प्रकार की प्रतिबाधाओं को आप क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैंने डायग्राम बनाया, अब यहाँ आपके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए ये एक नेटवर्क मैंने एक्टिव नेटवर्क बनाया, पैसिव नहीं बनाया, क्योंकि मैंने इसमें क्या जोड़ रखा है, सेल जोड़ रखा है। क्या जोड़ रखा है? सेल जोड़ रखा है। इसमें प्रतिबाधा मैंने Z1, Z2, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 नाम से दिखा रखे हैं। अब ये एक्टिव नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? एक्टिव नेटवर्क है। अब नेटवर्क की आपने डेफिनेशन ये दी थी कि नेटवर्क क्या चीज़ होती है कि जिसमें पावर सोर्सेज हो या ना हो और साथ में सर्किट एलिमेंट हो। तो मैंने केवल यहाँ पे प्रतिबाधा जोड़ी है। आप यहाँ पे हो सकता है आप डायोड लगा दें, यहाँ डायोड लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप क्या लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं अलग अलग जगह पे। तो वो आपका नेटवर्क है। अगर इसमें ये करंट सोर्स आपका नहीं जुड़ा होता तो ये पैसिव नेटवर्क हो जाता। अब आगे चलते हैं अपने। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें दिखाई हैं, यहाँ पॉइंट दिखा रखे हैं, ए, बी और सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, ये पॉइंट दिखा रखे हैं। अब बी, सी, डी, ई, बी, बी, सी, डी, ई और बी, ये वाला देखिए, ये जो है ये, एंड सेकंड वाला देखिए, ए, बी, ई, एफ, ए, बी, ई, एफ, ए, यानी ये वाला। ठीक है, ये दो हैं, ये लूप हैं। क्या है? लूप है। और साथ में सिंपलेस्ट लूप भी है। इस कारण से मैंने ओब्लिक करके मेश भी लगा रखा है। तो ये सिंपलेस्ट लूप में है और लूप में है। अब अगर आप ये सोचें कि सर सिंपलेस्ट लूप और लूप में हम फ़र्क कैसे करेंगे, ये एक समस्या आ गई यहाँ पे कि ये सिंपलेस्ट लूप का हमें क्या पता चलेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेश का मतलब ये होता है कि करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी पूरे सर्किट में, इसका मतलब मेश नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए करंट की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने शायद हो सकता है ध्यान नहीं दिया हो इस डायग्राम बनाते हुए। देखिए करंट की वैल्यूज पूरे मेश में एक ही रह रही है क्या? यहाँ पे देखिए मेश का मतलब यहाँ पे ये मैंने रॉन्ग कर दिया, सॉरी इस बात के लिए। देखिए क्या किया है, यहाँ पे करंट का मान अलग है और यहाँ पे अलग है। इसका मतलब इस पूरे लूप में करंट का मान क्या है, सेम नहीं है। इसका मतलब ये मेश नहीं है। तो मेश और आपके लूप में मतलब हर मेश होगा वो लूप तो जरूर होगा, परंतु हर लूप होगा वो मेश होना जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर ए बी यानी ये जो ए बी भाग है, ये बी सी भाग है, सी डी भाग है, डी ई भाग है, ई एफ भाग है, एफ ए भाग है, ये ब्रांच कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ब्रांच। जहाँ पे कई सारे ब्रांचें आके मिलते हैं, जैसे बी पॉइंट हो गया यहाँ पे, जैसे बी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, कई सारी ब्रांचें आके मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस दिखाए हैं, तो ये बायलैटरल इम्पीडेंस है। कौन से इम्पीडेंस है? बायलैटरल इम्पीडेंस है। अब जो एक और लूप दिखा रखा है, 2 लूप तो यहाँ बताया जी, एक ये भी लूप हो सकता है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ए, ये भी एक लूप हो सकता है। ठीक है, ये भी एक आपका क्या हो सकता है? लूप हो सकता है। इसमें भी करंट का मान सेम नहीं रह रहा पूरे लूप में, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो ये भी क्या नहीं हो सकता? आपका मेश नहीं हो सकता। अब देखिए कुछ जो मैंने पढ़ाया है उस पर आपसे प्रश्न उत्तर मैं कर लेता हूँ, थोड़ा आप अपने दिमाग से करना कि सर जो प्रश्न पूछेंगे, देखिए उत्तर मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप देखना। नेम ऑफ 2 सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी 2 इलेक्ट्रिक पावर सोर्सेज के नाम देने। तो आ गया करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। क्या आंसर आएगा? करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, और दे आर आल्सो 2 टाइप्स, आइडियल एंड आपका रियल। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए आप, छोटे छोटे प्रश्न है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच करेक्टरिस्टिक्स आर वेरी क्लोज टू दैट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, यानी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस का नाम लिखना है जो कि आइडियल वोल्टेज सोर्स की भांति व्यवहार करती है। तो ये आएगा जेनर डायोड एज ए रिवर्स बाइस। किस में काम करेगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स के रूप में काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलेटिंग पावर सप्लाई के रूप में। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लूप एंड ए मेश। तो जो आपका कोई भी क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट को क्या कह सकते हैं? लूप कह सकते हैं आप, परंतु मेश होगा वो सिंपलेस्ट क्लोज सर्किट होगा। तो ये इसमें डिफरेंस है। सबसे सिंपलेस्ट जो लूप होगा वो क्या होगा? मेश होगा। अब जो प्रत्येक आपका लूप है वो मेश होना जरूरी नहीं है, परंतु प्रत्येक मेश होगा वो लूप अनिवार्य रूप से होगा। अब अगला प्रश्न, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लूप करंट ए मेश करंट। तो लूप करंट में तो लूप करंट क्या होती जाएगी? आपकी चेंज होती जाएगी, परंतु मेश करंट आपकी चेंज नहीं होगी, यानी उसमें शाखाएं नहीं बंटेंगी, और शाखाएं नहीं बंटेंगी तो इसका मतलब करंट का मान क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। तो ये इन प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब आपको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो 3 वीडियो में है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये PDF आपको डाल दूँगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के बारे में बताया गया, 2 टाइप हैं, वोल्टेज एंड करंट, आइडियल एंड रियल। ठीक है, एक डायग्राम बना रखा है मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अलावा इसका VI करेक्टरिस्टिक्स करो, और जो रियल है उसका करेक्टरिस्टिक्स करो, और उसका एग्जांपल जेनर डायोड या ट्रायोड के रूप में मैंने एक एग्जांपल दिखाया। करंट सोर्स के रूप में आपको बताया कि कौन सा आइडियल करंट सोर्स होता है, कौन सा रियल होता है, उसका एग्जांपल कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर आउटपुट करेक्टरिस्टिक आपको दर्शाया गया। इसके बाद मैंने एग्जांपल आपको करवाई, इस पर न्यूमेरिकल करवाई कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलते हैं, और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदला जाता है। फिर आपको फंडामेंटल कंसेप्ट, जो नेटवर्क क्या चीज़ होती है, तो नेटवर्क आपके जो विद्युत पर्दाएँ हैं और साथ में जो आपके परिपथ के अवयव हैं उनसे बना हुआ जो निकाय होता है उसको क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे, जो 2 टाइप का होगा, एक्टिव और पैसिव। फिर ब्रांच क्या होती है? तो ब्रांच एक छोटा सा पार्ट होता है नेटवर्क का, जहाँ पे करंट का मान क्या रहता है? कांस्टेंट। नोड क्या होता है? जहाँ कई सारी ब्रांचें मिलती हैं। लूप क्या होता है? अगर ब्रांचों से क्लोज्ड कोई सर्किट बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। सिंपलेस्ट जो लूप होता है उसको क्या कहते हैं? मेश कहते हैं। इम्पीडेंस क्या होता है? करंट के मार्ग में आने वाली रुकावट होती है, जो कि 2 टाइप की होती है, लेटरल और बायलेटरल। आपकी 2 टाइप के मैंने एग्जांपल दिए कि ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड और वैक्यूम ट्यूब्स बायलेटरल नहीं होते। इनमें अगर धारा की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये अपने वैल्यूज़
सेम नहीं रख पाएंगे, यानी वी आई करेक्टरिस्टिक सेम नहीं आएगा। परंतु आप रेजिस्टेंस का एग्जांपल दें तो अगर आप किसी सिरे से जोड़ दें, आपको देखना नहीं पड़ेगा कि मैं इस सिरे से जोड़ूं या इस सिरे से जोड़ूं, उसकी वैल्यूज़ क्या आएगी, सेम ही आएगी वी आई करेक्टरिस्टिक्स का। फिर मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से अलग अलग चीज़ें बताई कि क्या चीज़ होती है। इसमें आप करेक्शन कर लेना, मेश जो लिखा है वो आप ध्यान देख लेना, ये मेश मैंने गलती से लिख दिया है, ध्यान नहीं दिया, इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर मैंने आपको करवाए कि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये 1.5 नंबर में आ सकते हैं आपके। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट किरचॉफ्स लॉ लेके आऊँगा, उपस्थित होऊंगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप लगातार वीडियो देखते रहें, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी यूनिटें लगातार होती रहेंगी। अभी कोरोना महामारी चल रही है, उस वजह से हमें ये है कि किसी तरीके से पढ़ाई अपने बाधित ना हो सकता है कुछ आपकी प्रॉब्लम्स भी हों, मैं उस बात को समझ पा रहा हूँ, तो वो भी अपने डिस्कस कर लेंगे, अपने कॉपी में लिख के रख लें, बाद में मेरे से पूछ सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच अगेन, ओके।